हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जैसे ही यूनिट समाप्त होगी हम जेई और नीट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपका 12th क्लास में स्टार्टिंग है। ये प्रॉब्लम करवाने का मकसद ये है कि ताकि आप अभी से तैयार हो सकें कि नीट और जेई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपके फॉर्मूले हों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि हम नीट और जेई के क्वेश्चन नहीं कर पाएँ। देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके जेई की प्रॉब्लम है जो इस साल 2020 का जो पेपर आया था उसमें थी। क्या है क्वेश्चन? 3 चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट द सेंटर ऑफ सर्कल की एक वृत्त है। ये आपकी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु आवेश रखे हैं, +2q, -2q और -4q। वो कह रहा है कि इन आवेशों के कारण इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना होगा और इसकी त्रिज्या कितनी रखी है r। अब देखो, आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर KQ अपॉन R² R कैप। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? इससे लिखते हैं आपको। क्या था विद्युत क्षेत्र? E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R² R कैप। ये R कैप की दिशा किधर थी? अर्थात प्रेक्षण बिंदु को बिंदु आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यदि प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर की ओर, और ऋणावेश है तो चार्ज की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। ये ध्यान रखना है। इसको चूंकि यहाँ पर आपका 4πε0 की फॉर्मूला है तो हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² R है। ठीक, अब देखो यहाँ बात करते हैं हम कि इस +2q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का होगा, इस कारण विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर। और वो कितना होगा? q की जगह कितना आ जाएगा? 2q। और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र का होगा चार्ज की ओर, तो दोनों विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होंगे। इसके कारण कितना आया? इसके कारण आ गया k × 2q अपॉन R², क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? R ओपन निकाला जाए। और इसके कारण भी कितना होगा? वही बोलो, K2q × R² तो दोनों कारण कितना हो गया? दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? बोलो, या आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, बोलो 4KQ अपॉन R²। होगा नहीं होगा? और वो इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र। इसी तरह से देखो, ये जो आपका -4 क्या आवेश है? ये ऋणावेश है, तो इसके कारण इस दिशा में होगा। और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? चार्ज 4q है, तो ये हो जाएगा K × 4q बटा R², इस दिशा में हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब वो पूछ रहे हैं x दिशा में। देखो, इनके ये ऊर्ध्व घटक है, इस दिशा में जो कंपोनेंट आएंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है 4KQ अपॉन R² और 4KQ अपॉन R², और इस दिशा में घटक जुड़ जाएंगे तो x दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? बोलो, इसके कारण कितना आएगा? 4KQ R² cos 30। इसके कारण भी 4KQ R² cos 30। तो कितना आया? x दिशा में विद्युत क्षेत्र, x दिशा में विद्युत क्षेत्र आ गया 2 गुणा क्या आ जाएगा? बोलो, 4KQ बटा R² और गुणा में cos 30 डिग्री। ठीक, अब देखो 2 गुणा में 4, k की जगह रख दे 1/4πε0 Q बटा R² और cos 30 का मान √3/2। आप देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या है विद्युत क्षेत्र? Q √3/πε0 R²। अब आंसर ढूंढिए, क्या है विद्युत क्षेत्र? x अलॉन्ग के अलॉन्ग Q √3/πε0 R²। तो देखो, Q √3
ये क्यों थी नहीं, ये आपका कौन सा आंसर हो गया, सी आपका ये आंसर है। तो अब देखिए आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट हो, क्लियर हो और फॉर्मूले याद हो तो आपके क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं होते। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम लेते हैं, देखो देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये नीट में आई हुई प्रॉब्लम है। आप देखोगे जेई के क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड के होते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन नीट के की प्रॉब्लम से बहुत आसान होती है। देखिए नीट में आई हुई प्रॉब्लम क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी वेक्टर इज लाइंग along a uniform electric field E vector, the work done in rotating the dipole by 90 degree। ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है क्षेत्र में, इसको 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक, तो कार्य का फॉर्मूला सीधे याद है, हमको पता है कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर स्थित है और उसे थीटा कोण से घुमाएं तो किए गए कार्य का मान क्या होता है, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। याद करो फॉर्मूला, जनरल थीटा1 से थीटा2 घुमाए उससे आया था फॉर्मूला, तो कार्य का मान था W बराबर PE कॉस थीटा1 माइनस कॉस थीटा2। ठीक, और यदि क्षेत्र के समांतर से घुमाए तो थीटा1 की जगह क्या रखते हैं 0 और कॉस 0 का मान 1। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। और ये कब है, जब विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर से थीटा कोण पर घुमाएं। अब कितने कोण से घुमा रहे हो, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना एंगल आ गया 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हम सबको पता है 0। तो बताओ कार्य का मान क्या हो गया, PE ये हो गया 1 माइनस 0, तो W बराबर PE। तो देखो ये आपका पहला आंसर, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड। इसलिए नीट में तो क्वेश्चन आसान आते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े आपकी फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये नीट की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये जेई की प्रॉब्लम है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई V is equal to 4x square volt. The electric field at any point 1, 0, 2 in volt per meter is। ठीक क्या होगा, मैं बता रहा हूँ कि आपका विद्युत विभव है वो किसी पॉइंट XYZ पर कितना है 4x स्क्वायर वोल्ट। तो इस बिंदु पर, तो आपको XYZ बिंदु पर, तो बिंदु 1, 0, 2 पर आपका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ यदि आपको पोटेंशियल दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल V। ठीक, विभव प्रवणता वाले, अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान विभव की विद्युत विभव के प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। फिर मैंने बताया था कि यदि V में XYZ हो तो आंशिक अवकलन डब्बा वाला फॉर्मूला काम लेना है, और यदि R का फलन हो तो माइनस dV/dr काम लेना है। तो किसका फलन है, x का। तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू माइनस I कैप डब्बा V बाई डब्बा x माइनस J कैप डब्बा V बाई डब्बा y माइनस K कैप डब्बा V बाई डब्बा z। चूंकि V में क्या है केवल x, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका मान भी क्या होगा 0, क्योंकि फलन में y और z है ही नहीं। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस I कैप डब्बा y डब्बा x, और क्या हो गया 4x स्क्वायर। E वेक्टर बराबर माइनस I कैप, इसका अवकलन क्या हो गया 4 दूनी 8x। ठीक, किस पर, बिंदु, किस बिंदु की बात कर रहे हैं, 1, 0, 2 पर विद्युत क्षेत्र 1, 0, 2 पर। तो देखिए x का मान रखना है, तो x का मान कितना रखे 1, तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस I कैप, ये होगा 8 गुणा 1, तो क्या होगा माइनस 8I कैप। तो क्या हो गया माइनस I कैप मीन्स x की ऋणात्मक दिशा में, और विद्युत क्षेत्र कितना आ गया 8। तो बताओ कौन सा आंसर आ गया, आपका ये आंसर सही है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने रेगुलर मैंने पढ़ाया उसको पढ़ा है। ठीक, ध्यान दीजिए
कि आपकी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, सेल्फ पढ़ोगे नहीं, बार बार वीडियो को देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और आगे अब चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू प्लेन इनफाइनाइट शीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस यूनिट। कि हमारे पास दो अनंत समतल और अनंत आकार की समरूप आवेशित क्या है, शीट्स है, एक ये रही और ये रही। दे इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा डिग्री, जो 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पी, किसी स्विच बिंदु पी पर क्या निकालना हमें, बोलो विद्युत क्षेत्र। तो समरूप अनंत आकार की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक, और क्या होगा, परत के अवलंबन। तो अब देखो, ये जो परत है इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अवलंबित इस दिशा में। ठीक, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। और वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इसके कारण क्या होगा, इसके अभिलंबवत। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाओ इस दिशा में, ये होगा, ये भी आपका कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होगा नहीं होगा, ये कितना कोण है, 90 डिग्री का। और ये कोण कितना है आपका, 90 डिग्री का होगा ये भी। ठीक, ये भी 90 डिग्री। अब देखो इस त्रिभुज के कोणों को देखो, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 60 डिग्री। कितना बचा है, 60 डिग्री। ठीक, तो आपके दो विद्युत क्षेत्र आ गए, एक ये रहा जो अभिलंबित ऊपर को, और इस पर 90 डिग्री कोण बना के किधर को, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, यदि मैं यहां से इसके इस जो परत है उसके समांतर एक लाइन खींच लूं, ये मैं लाइन समांतर लाइन खींचूं, तो बताओ ये कौन और ये कौन, ये जेड बन गया। देखो ये आपका इस तरह से ये जेड बन जाएगा, और आपका ये कौन, ये आपका क्या बन गया, ये जेड। देखो तो ये काम तो कौन हो गया, तो ये कितना कौन हो गया, 60 डिग्री का। तो ये कौन बराबर। अब बताओ इसका इधर घटक कितना आएगा, इधर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना cos 60 डिग्री, और इधर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 60 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये किस दिशा में है, ये आपका y कैप दिशा में है, ये किसमें, माइनस y कैप दिशा में है, और ये किसमें, माइनस i कैप अर्थात माइनस x कैप दिशा में है। तो ये आपके कुल विद्युत क्षेत्र में सदिशों को जोड़ लेंगे। तो क्या है कुल विद्युत क्षेत्र, देखो घट लो बांटने पर x दिशा में, तो y दिशा में कितना आया, y दिशा में विद्युत क्षेत्र आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट y कैप, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 60 डिग्री, और y कैप माइनस ये लिख दिया माइनस, ये तो हो गया y दिशा में, प्लस x दिशा में क्या आया, x दिशा में आ गया, बोलो प्लस नहीं आ गया, माइनस, प्लस को लिख दिया माइनस, x दिशा में आ गया माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x कैप। ठीक, ये आ गया। अब सब में क्या कॉमन आ गया, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सब में आ गया कॉमन। ठीक, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3/2 क्या हो गया, y कैप, और माइनस ये क्या बच जाएगा आपका, तो यह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और cos 60 हमने ना cos 60 लिखना भूल गए, cos 60 x कैप, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x कैप। तो ये आपका मान आ गया। दोबारा फिर समझा देता हूँ,
कि समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और विद्युत क्षेत्र दिशा परत के अभिलंब दिशा में होगी। तो दो परत है, एक आपकी ये परत है और ये परत है और 30 डिग्री के कोण पर झुक रही है। तो बताओ इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अभिलंब इस दिशा में सिग्मा, क्योंकि बिंदु P पर लेना है इसलिए बिंदु P की बात करें, और इसके कारण बिंदु P पर इस दिशा में होगा। ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण 30 डिग्री का, ये 60 आ गया, एकांतर कोण से ये भी 60 आ गया, क्योंकि उसमें y के ऊपर x लिखना है। अतः हमें x अक्ष और y अक्ष की दिशा में घटक निकालने हैं। तो इसका इधर घटक क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट cos 60, इधर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट sin 60। ये y की माइनस है इसलिए माइनस y कैप, ये प्लस है तो प्लस y कैप, दिशा के साथ लगाएं तो, और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है माइनस x है। ये दोनों हमने क्या, y अक्ष दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया, x अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र, सब में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ये आपका sin 60 का मान रख दिया, ये आपका cos 60 का मान रख दिया। अब देखो आंसर कौन सा आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 y कैप। देखो आपका ए आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 की पावर 5 माइनस 5 सेंटीमीटर just suspended in air when charged with one electron is approximately। ये कह रहा है कि एक आपकी क्या है, वाटर ड्रॉप है, ये आपकी कोई वाटर ड्रॉप है। तो कह रहा है कि इस पर देखो ये सस्पेंड कर रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है ऊपर को, F इज इक्वल टू QE, और इसका वेट W इज इक्वल टू mg का लग रहा है नीचे को। ये जस्ट सस्पेंडेड है, निलंबित है। तो कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र का मान बताओ ताकि ये यहाँ निलंबित रहे। चार्ज दे रखा है और आपको बूंद की रेडियस दे रखी है। ठीक, दोबारा पढ़ो, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, अर्थात उस आवश्यक विद्युत क्षेत्र का मान याद कीजिए टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर जस्ट सस्पेंडेड in air when charged with 1 electron is approximately। अब क्या कर रखा है, आपकी रेडियस दे रखी है r इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो 10 की पावर 7 मीटर आ गई इसकी रेडियस। अब देखो, अब मास तो दे नहीं रखा, तो देखियो मास क्योंकि डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, घन तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो v, पता है ना, m इससे निकालेंगे। वाटर का घन कितना होता है, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद होनी चाहिए, 11th क्लास में पढ़े जो कांस्टेंट है। तो जल का घन तो होता है 1000 किलोग्राम पर घन मीटर, और आयतन क्या होगा बोलेगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन हो गया। तो बताओ बाहर कितना हो जाएगा, m की जगह लिख देंगे रो गुणा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक, और गुणा में हो गया g, और ये आवेश कितना तरह का बूंद गया e के बराबर, तो क्या हो जाएगा e बराबर रो गुणा 4/3 पाई r क्यूब गुणा में g। तो E का मान आ जाएगा आपका रो 4/3 पाई r क्यूब g, और बटे में क्या हो जाएगा E इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आपके पास सब सारी चीजें हैं, ये हो गया 10 की घात 3, ये हो गया 4, 3 को ले लो बटे में, पाई का मान लिख दो 3.14, r का मान कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 लगेगी तो 10 की घात माइनस 21 हो जाएगा। इसको लगभग 10 लिख लें, अप्रोक्सीमेट मान निकालना है, क्योंकि लगभग मान निकालना है, या तो आपका 260 आएगा आंसर 130। देखो अब ध्यान रखना है, यहाँ पर 260 का उत्तर 2 है। यहाँ विद्युत आपके विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, यहाँ दे रखा है वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसलिए ध्यान रखना है आपको। हमने ऐसा ही सिस्टम का उपयोग किया है, अतः ये आंसर आपके, यदि ये आंसर 260 आता है तो ये नहीं होगा, फिर ये होगा। ये आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर नहीं है, ऐसा ही मात्र क्या है न्यूटन पर कूलाम, तो आंसर पर न्यूटन पर कूलाम में जो भी आएगा। अब देखो
3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ ठीक। इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करोगे तो देखो करते हैं सॉल्व लगभग। तो ये आपका क्या आएगा, देखिए ये आपकी यहाँ पावर ड्राइव पे हो जाएगा, इसको आप लोगों को 10⁻³ ठीक, और इसको चलो अप्रोक्सीमेट काट दे, लगभग 3 को इससे काट लें, थोड़ा मान कम हो जाएगा, देखिए आंसर थोड़ा इससे कम आएगा क्योंकि 3.14 से इसको 3 को लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये डेसिमल हटा देंगे तो हो जाएगी 10⁻⁻20 और 10⁻⁻20 ऊपर जाएगी प्लस की, तो ये आपका हो जाएगा, देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 10⁻3, ये ऊपर आगे बटे में आ गया 16 और 10⁻20 ऊपर जाके +20 माइनस का 1 बचेगा, -20 और 21, तो ये आपकी ये कहानी भी खत्म हो जाएगी ठीक। और क्या बच गया आपका 10⁻3 ऊपर ये बचेगा आपका 4 ठीक, ये बचा है और सब खत्म। और नीचे क्या होगा 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1000 में लगभग 4 का भाग अप्रोक्सीमेट, तो आपका कितना हो गया 250। 250 तो नहीं होगा क्योंकि अपने अप्रोक्सीमेट कर दिया, लेकिन आंसर 260 में से होगा, लेकिन चूंकि यहाँ वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो ये तो नहीं होगा मान, तो क्या हो गया आपका 260 न्यूटन पर कूलम। जब आप किस तरह आंसर दे रहे हो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट करके भी हम मान निकाल सकते हैं। कितना मान आ गया 260 न्यूटन पर कूलम। यदि हम इसको काटते नहीं, पूरी तरह मल्टीप्लाई करते, कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो फिर एग्जैक्ट आंसर भी आ जाता ठीक। तो ये आपका मान कितना हो जाएगा 260। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों, इस तरह ये तो आपको एक ग्लिम्स या झलक दी है कि किस तरह से आपके नीट और आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं। इससे यदि आपका कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। एक तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चनों को करें, आपके डेरिवेशंस भी करें, उनको पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात कि आपकी अब जाके आपकी नीट की और जो आईआईटी की प्रॉब्लम्स है, जब हमारी क्लास टीचिंग होगी वह ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन क्लास टीचिंग में होता है, इसलिए सारी चीज़ें क्लास में डिस्कशन करेंगे। आपकी पहली यूनिट समाप्त हो गई है, उसके बाद हम आपकी सेकंड यूनिट है विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए किसी बच्चे ने यदि फर्स्ट यूनिट वो लेट हो गया हो, वीडियो नहीं देख पा रहा हो, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। जब क्लास टीचिंग होगी तो इनको और रिवाइज करेंगे और आपकी नेक्स्ट यूनिट को थोड़ा पढ़ें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर पढ़ा देंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास वीडियोज हैं, उन वीडियोज को लगातार देखें। अब हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी। थैंक यू बच्चों।